नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली की रहने वाली एक विवाहित महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन बहन का ऐसा कहना है कि जब से इनका विवाह हुआ है और इनके विवाह को आज लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। ये कहती हैं कि भैया जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं घुट-घुट के जीने के लिए मजबूर हूँ। ये कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बंधन में रखा हुआ है। मेरा जीवन कुछ ऐसा है कि जैसे सोने के पिंजरे के अंदर आप एक पक्षी को कैद कर दो, तो पिंजरा भले ही सोने का है लेकिन है तो पिंजरा ना, तो उसके अंदर दम घुटता है। तो ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा भैया मैं परेशान हूँ और इनको इस प्रकार से कैद क्यों कर लिया गया है? क्यों ये घुट-घुट के जीने पर मजबूर हैं? यही इसी चीज़ का जो कारण है, ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी। अच्छा, अब दोस्तों इनसे पूछा गया कि भई घुट-घुट के जी रहे हो, एग्ज़ैक्टली हुआ क्या ये तो बताओ? अब क्या होता है दोस्तों कि अमूमन तौर पे जब ऐसा होता है तो आप एक फेल्ड मैरिज की तरफ देख रहे होते हैं या आप देख रहे होते हैं कि भई पति परेशान करता होगा, पति के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये सब कुछ होता होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहती हैं कि भैया मेरे पति तो कभी-कभी मतलब मेरे साथ हम दोनों गले लग कर के बहुत रोते हैं। तो और कहती हैं कि भी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का प्रेम विवाह हुआ है। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत ही अजीब प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर और ये कहते हैं कि जो बंधन है, ये जो घुटन है, ये कहते हैं कि मेरे मैरिज में मतलब मेरे अपने पार्टनर की वजह से नहीं है, पार्टनर बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छे पढ़े-लिखे इंसान हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफ़ेसर हैं। ये कहती हैं कि भैया जो परेशानी है, वो एक तो है मुझे मेरे दोनों बच्चों से और बच्चों से भी पहले ये कहती हैं कि भैया मेरी एक ननंद है, उनसे भी मुझे कुछ परेशानियाँ हैं मेरे जीवन के अंदर जो कि झेलनी पड़ती है। अच्छा क्या? तो ये कहते हैं कि भैया जब मैं विवाह करके यहाँ पे आई तो क्या है इनके जो पति हैं, इनके पति की 3 बहनें हैं और जैसे इनके पति के जो माता-पिता हैं, इनके जो सास-ससुर हैं, वो जब इनके पति बहुत छोटी उम्र के थे तभी गुज़र गए थे। तो इनके पति ने अपनी जो बहनें हैं उनकी ज़िम्मेवारी ली, अपने घर की ज़िम्मेवारी ली, कुछ पुश्तैनी जायदाद वग़ैरह भी थी तो जैसे मैनेज करके पढ़ाई-लिखाई करी, बहनों को पढ़ाया, सबकी शादी करी। लेकिन एक इनके जो ननंद हैं 3 नंदों में से जो सबसे बड़ी ननंद हैं जो कि इनके पति से बड़ी हैं। मतलब ऐसा है कि सबसे बड़ी ननंद आती हैं, फिर पति आते हैं, फिर 2 छोटी नंदें आती हैं। तो कहती हैं 2 छोटी नंदों को तो उन्होंने सेट कर दिया, पढ़ा-लिखा भी दिया, शादी-वादी भी करवा दी। लेकिन कहते हैं कि जो बड़ी वाली ननंद है, वो ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है और वो झगड़ालू भी बहुत ज़्यादा है और कहते हैं कि भई विवाह तो उनका भी कराया गया था, लेकिन उनका विवाह होने के बाद कह रही है ननंद की अपने पति से बनी नहीं और वो झगड़ा-वगड़ा करके वो कह रहे हैं कि विवाह के जस्ट बाद वो आ गई थी। अब ये कहते हैं कि भैया जिस समय पर मेरा विवाह हुआ, उससे लगभग 1 वर्ष पहले ही ननंद का विवाह हुआ था। तो आप ये कहो कहते हैं कि आप लगाओ कि 1 वर्ष पहले वो विदा होकर के गई थी और अगले साल जब मेरी डोली इस घर के अंदर आई है, तो उसके साथ-साथ जो है मेरी ननंद भी विवाह पे आई थी, उसके बाद फिर वो कभी अपने ससुराल गई ही नहीं। और उनका अपना वहाँ पे भी बहुत वो झगड़ा-वगड़ा है। तो बेसिकली क्योंकि वो अपने लाइफ़ के अंदर डिस्टर्ब थी, ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उस वो वहाँ पे तो अपना परिवार नहीं बना पाई, लेकिन यहाँ पे आकर के जैसे वो चाहती है कि सब कुछ उनके हिसाब से हो। ये कहती हैं कि अब जो मेरे पति हैं कह रही हालाँकि मैं भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि भई ननंद से हमारे को अलग हो जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए क्योंकि इनकी बहन है। तो कहती हैं ये मुझसे तो प्यार करते हैं, उनसे भी बहुत प्यार करते हैं और कह रही हम लोग एक बहुत लंबे समय तक यही सोचते रहे हमारी मैरिज के अंदर कि दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दीदी बहुत ज़्यादा दुःख से गुज़र रही हैं, तो हमारे को उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे को उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये कहती हैं कि जो मेरे ये जो ननंद हैं कह रही कि इनका हमारी प्राइवेसी के अंदर इन्वेजन बहुत ज़्यादा है और कह रही हैं आज मेरे विवाह को 15 वर्ष हो चुके हैं और 15 वर्ष के अंदर हमारे घर में ननंद जो है बड़ी उन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि अगर मुझे अपने बच्चों की ट्यूशन भी डिसाइड करनी है ना कि ट्यूशन कहाँ लगानी चाहिए, तो कह रहे हैं उसके अंदर भी मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, जो वो कहेगी उसकी मर्ज़ी चलेगी। अब कह रहे हैं उनके अपने तो
बच्चे हैं नहीं, और कह रहे हैं हम सब उनसे उम्र में छोटे हैं, तो वो क्या करती हैं कि जैसे भई कुछ घरों में नहीं होता कि माएँ होती हैं थोड़ी टॉक्सिक हो जाती हैं वो, क्योंकि उनपे उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रहा होता है, तो फिर वो सारी टॉक्सिसिटी अपने बच्चों पे निकालती हैं। तो कह रही हैं मुझ पे, मेरे पति पे और मेरे दोनों बच्चों पे अपनी सारी जो टॉक्सिसिटी है, जो उनके दिमाग में चलता रहता है, कह रही शी इज़ वेरी नेगेटिव, नेगेटिव सोचती रहती है, कह रही पूरा उसमें निकालती रहती हैं, और ये कहती हैं कि भैया मैं क्या करूँ? मेरा पति चला जाता है काम पे, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, चले जाते हैं ट्यूशन, कह रहे हैं घर में तो मैं रहती हूँ इनके साथ, पूरा दिन मुझे झेलना पड़ता है। अच्छा, क्या झेलना पड़ता है? तो कहती हैं कि भैया एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये कह रही कि भई हमारा विवाह हुआ, विवाह होकर के वो आईं, तो कह रही है वो क्या आती हैं अपना रोना-धोना में, कह रही हालाँकि हमारे घर में काफ़ी कमरे हैं, अच्छा बड़ा घर है इनका। कह रही हैं लेकिन वो क्या करती थी, रोना-धोना करती रहती थी। रात को भी रोएँगी, और कह रही रोएँगी भी ऐसे पूरे दहाड़े मार-मार के। एक तो होता है ना इंसान दुःख में होता है तो वो भी अपना चुपचाप रो लेता है ना? तो कह रही दहाड़े मार-मार के रोएँगी। इसकी वजह से कह रही हैं शुरू-शुरू में हमने क्या करना शुरू किया कि भई जब हम सोते थे रात को, तो हम अपना दरवाज़ा खुला करके सोते थे, कि उनको हम बोलते थे कि दीदी आपको कोई भी ज़रूरत हो, तो आप हमारे पास आ जाना या हमसे बात कर लेना। तो कह रही हैं कि भैया ये ना मेरे सर पे पड़ गई ये वाली बात। कह रही है मेरी बात ऐसे सर पे पड़ी कि आप ये लगा लो कि हम नवविवाहित जोड़ा हैं, लेकिन कभी भी मेरी ननंद ने सामने से नहीं बोला कि भैया तुम अपना दरवाज़ा बंद कर लो, कोई बात नहीं, इतनी कोई मुसीबत नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत बस मैं दुःख के अंदर हूँ। कह रही है ऐसा मेरी ननंद ने कभी भी नहीं कहा, और हमेशा हम इस प्रेशर के अंदर रहे कि हमारे को दरवाज़ा खोल करके सोना होता है। अब दोस्तों क्या है कि अभी हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी कोई प्राइवेसी होती है, तो कहती है कि हमारी कोई प्राइवेसी है ही नहीं हमारे जीवन के अंदर, और कह रहे हैं कि बोलने की बात एक होती है कि आप आ जाना, वो लिटरली हमारे कमरे के अंदर सोने आ जाती हैं रात को, मतलब कभी भी 1 बजे 2 बजे आ जाएँगी और यहाँ पे आकर के सो जाएँगी हमारे रूम के अंदर। कह रही हैं आज भी ये होता है मेरे साथ 15 सालों से, जब मन किया, और कह रही कि हमने शुरू में हमने वैसे प्रेम-प्रेम में बोल दिया था, अंडरस्टैंडिंग में बोल दिया था, कह रही लेकिन फिर उसके बाद तो उन्होंने इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही बना ली। अगर हमने गलती से किसी दिन कुंडी बंद कर दी अपने कमरे की, तो कह रही है कलेश कर देती हैं वो कि तुम क्यों बंद करके सोते हो? तुम खुला करके सोया करो ना, मुझे आना होता है यहाँ पे। आप ये कहते हैं कि भैया हमें ऐसा लगता है कि भई उनकी मानसिक कंडीशन खराब है, तो हम उनको अगर कुछ समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। सो ये कहते हैं कि भई इतना ज़्यादा मैं बंधन में क्यों हूँ? और फिर कहती हैं कि मेरी जो ननंद है उनका ऐसा है कि एक-एक पैसे का हिसाब वो रखती हैं। कह रही हैं अगर हमारे पास जैसे पति कुछ वो लाते हैं, अगर घर में कुछ देते हैं, तो कह रही हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पैसा मेरे हाथ में दोगे। कह रही है मेरे पति ने अगर मेरे हाथ में कुछ पैसा रख दिया, तो पता नहीं कैसे इनको पता लग जाता है और ये मुझसे आकर के पैसे छीन लेती हैं। और पैसे को लेकर कह रही है और करती कुछ नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है उसको, बस मेरे पास नहीं रहने देने पैसे इसको। कह रही है और इसी तरह से कह रही है मेरे पति को चाबी भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है। अब ये कहते हैं कि जो मेरे पति हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनकी जो तभी फिर ये बताती हैं कि ये इवेंट भी हुआ, कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों एक-दूसरे के गले लग कर के रोते हैं कि हम क्यों फँसे हुए हैं और दीदी ऐसी क्यों हैं, दीदी ठीक क्यों नहीं हो जाती हैं? कह रहे वो हमारे को दिख रहा है कि भई वो उनको कोई मानसिक रोग हो गया है। कह रहे लेकिन इलाज ही नहीं करवाते हैं। कोई हमने एंटी डिप्रेसेंट पिल्स दिलवाई, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, कह रही वो अपना वो करके राज़ी नहीं है, और कह रहे हैं कि इनको हम किसी असाइलम में भेज दें, ये हमसे होता नहीं है। तो एक तो ये बहन जानना चाहते थे कि भई ये जो नंद है इनसे मेरा क्या हिसाब-किताब है भाई? क्यों मेरी सॉरी, क्यों मेरी सारी शक्ति चूस ली है इन्होंने, ऐसे मैं क्यों फँसी हुई हूँ? एक तो ये है, फिर दूसरा ये जानना चाहती थी अपने दोनों बच्चों के बारे में। कह रही है मेरे दोनों बच्चों ने भी बहुत ही अजीब प्रकार के बंधन के अंदर मुझे बाँध रखा है भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा कैसे बाँध रखा है? इनके 2 बच्चे हैं, कह रही हैं एक तो मेरा बड़ा वाला बेटा है, जो कि लगभग 11 साल का है, और इनकी एक छोटी बेटी है। बेटी इनकी है अभी लगभग 6 साल की, है ना? तो ये बताती हैं कि जो बड़ा वाला बेटा है, पहले तो उसका बताती हैं, कह रही हैं कि बड़े वाले बेटे को अपैरेंटली कोई इश्यू है जिसकी वजह से वो अभी भी बेड वेटिंग करता है ना? रात को जैसे बच्चे सुसु कर देते हैं। तो कह रही हैं उसके चलते कह रही हैं भैया अभी देखो कितने काम होते हैं एक व्यक्ति को, तो कह रही हैं उसके चलते क्योंकि बच्चा कर देता है, अब इतना बड़ा हो गया है, छोटा बच्चा भी नहीं है, तो कह रही हैं करता है तो मुझे रोज़ चद्दरें, रोज़ मुझे गद्दे, जहाँ पे वो सोता है, कह रही हैं कि रोज़-रोज़ मुझे वो करना पड़ता है। कह रही हैं जो हमारे जैसे जो डॉक्टर साहब हैं जिनके
जिनसे बच्चे का कुछ इलाज करा रहे हैं, कह रही खैर कुछ मेडिसिन से कुछ फ़र्क हुआ है। कह रही हैं उन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइस ये किया कि भई जो बच्चा है, आप इतना बड़ा बच्चा है, जैसे वैसे तो अडल्ट डायपर्स वगैरह होते हैं, लेकिन कह रही कि डॉक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अडल्ट डायपर्स वगैरह बच्चे को नहीं पहनाने हैं। साइकोलॉजिकली कुछ होती है इस चीज़ के अंदर, साइकोलॉजिकली बच्चा उतना अलर्ट नहीं होता कि इस फंक्शन को रोकना है उसको सोते टाइम। कह रहे हैं अगर कुछ ऐसा पहना दिया तो बच्चे को परमानेंट आदत पड़ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई डायपर वगैरह पहना दें। 11 साल का बच्चा है और कह रही है वो डेली या हर थोड़े दिन के अंदर बेड वेटिंग करता है, जिसकी वजह से कह रही है बस मैं पूरा दिन भैया गद्दे और चद्दरें यही ही धोती रहती। तो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा गद्दे चद्दरें धोने में कह रही है बहुत बहुत जान लगती है, बहुत शरीर लगता है। तो कह रही है और कह रही है मुझे बहुत चिंता भी होती है, इतना बड़ा मेरा बच्चा हो गया और अभी तक ऐसा कर रहा है तो कैसे होगा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक तो वो जानना चाहती थी कि बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों है और बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इनको तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना। अब दोस्तों जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि देखिए अगर बच्चे के साथ कोई मेडिकल इशू है कुछ ऐसा है, एक तो ये है कि वो उनका अपना कार्मिक अकाउंट है, लेकिन उस कार्मिक अकाउंट के साथ साथ उनका अपने पेरेंट्स के साथ भी कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी उसमें लगानी पड़ती है ना उनकी। जैसे जब बच्चा तो बीमार रहे या कुछ ऐसी समस्या हो तो पेरेंट्स की सोशल लाइफ खराब हो जाती है ना। कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बच्चे के साथ रहना पड़ता है, बंध जाते हैं। तो इस बच्चे ने भी जैसे बांध सा रखा है। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो ये पता किया जा सकता है कि भई अ, अम, कि बच्चे का आपने क्या कर्जा देना है, क्यों बच्चे के प्रति कर्जा होता है ये एक प्रकार से, है ना। तो कि भाई क्यों इतना ज्यादा मैं बच्चे के साथ बंधा हुआ हूं या बंधी हुई हूं। तो वो चीज ये बहन जो है जानना चाहते थे बड़े वाले बेटे को लेकर के। और जो बच्चे को क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद भी तो तकलीफ झेलता है बच्चा इस चीज से, खुद भी तो एम्बैरसमेंट फेस करता है। तो वो जो है जरूरी नहीं है कि वो चीज निकल आए, है ना। तो वो इस केस में पता भी नहीं लगा था, गाइड से भी उसके बारे में नहीं पता लग पाया था लास्ट में। लेकिन इनका उस बच्चे के साथ क्या कार्मिक अकाउंट है, इनको क्यों इतनी चादरें धोनी पड़ रही हैं, वो तो निकल आया था। अच्छा फिर इनकी छोटी बच्ची की बात करें दोस्तों, 6 साल की जो इनकी बिटिया है, उसके साथ क्या है, ये कहते हैं कि मेरी छोटी बिटिया बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। मतलब हर बात में गुस्सा करेगी, हर बात में गुस्सा करेगी। ये कह रहे हैं कि गुस्सा करती है और तोड़फोड़ करती है। और कहते हैं कि वो अपने ना स्कूल का काम बिल्कुल भी करके राजी नहीं है। अभी 2 साल ही हुए हैं इनको स्कूल भेजते हुए बच्ची को, जैसे वो है। तो कह रही है स्कूल से अगर कुछ अगर उसको मिलेगा तो वो बिल्कुल भी करके राजी नहीं है, बिल्कुल भी फोकस करके राजी नहीं है। तो ये कहते हैं कि भैया सारा मेरी बच्चे का काम, हालांकि कह रहे हैं बहुत छोटी क्लास है ना, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं वो गुस्सा करेगी, चीजें फाड़ देगी, चीजें तोड़ देगी। और कह रही है कि मुझसे वो काम करवाती है कि मेरा काम करो। तो ये कहते हैं कि भैया देखो अगर एक नॉर्मल लाइफ में जी रही होती और फिर मेरा बच्चा थोड़ा अगर टफ होता, भाई गुस्सा-वुस्सा करने वाला होता या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये कहते हैं कि पहले तो मैं ननंद से परेशान हूँ, उन्होंने ये बाँध रखा है हमारे को। मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। दूसरा फिर बड़े बच्चे की ये बेड वेटिंग वाली प्रॉब्लम। फिर अब ये जो बच्ची है गुस्से वाली है, तो कह रही है तो मेरे पास ना शक्ति नहीं बची है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। मुझे बस इससे बाहर निकालो। कैसे मैं इससे बाहर निकलूँ ये बहन जानना चाहते थे। और भई फिर ये जो तीनों हैं, इनकी ननंद और इनके दोनों बच्चे, बड़ा वाला बेटा और छोटी वाली बेटी, इन तीनों के साथ इनके पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक अकाउंट है? क्यों ये इनके साथ बंधी हुई हैं, इसके बारे में ये बहन जानना चाहते थे। दोस्तों इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से सारे उत्तर जो हैं, ये बहन प्राप्त कर पाए थे। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है अर्चना राठौड़, सरस्वती परदेशी, सुरुचि सिन्हा, एएमआर पुल्लर, अजय राव, रजनी और मीत सांगवान। दोस्तों अगर आप भी इन भाइयों और बहनों की तरह हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं
और जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए जो एक्सक्लूसिव हिप्नोथेरेपी के हीलिंग के सेशंस हम हर महीने कंडक्ट करते हैं। आप उनका पार्ट बनना चाहते हैं, आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे कि अभी पिछले ही महीने में एक ग्रुप पीएलआर प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन सारे चैनल के मेंबर्स के लिए कंडक्ट किया गया था। अगर आप भी इन एक्सक्लूसिव सेशंस के पार्ट बनना चाहते हैं, इनका लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे द्वारा प्रदान की गई किसी सेवा का वन ऑन वन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे आप लाभ उठाना चाहते हैं, पीएलआर कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं और कुछ है, तो उसके लिए हमारी जो टीम है आपको उनको संपर्क करना होता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमारा फोन नंबर है 9518081745। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालना है, क्योंकि हमारी जो टीम होती है उनको हमने अपने व्हाट्सएप का एक्सेस दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या करना होता है, आपको व्हाट्सएप पे आप लिख करके भेजेंगे कि भाई मैं अपने लिए ये सेशन बुक करना चाहता हूं या इस सेवा का लाभ उठाना चाहता हूं। इस प्रकार से आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख करके हमारी टीम को भेजते हैं, फिर हमारी टीम जो आपको रिप्लाई कर देती है। और बेसिकली जब भी आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, विशेषकर पहली बार, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ लिंक्स आ जाते हैं। तो वो जो लिंक होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला लिंक होता है बुकिंग वीडियो का। तो आपको वो जो वीडियो होती है 18-20 मिनट की वीडियो बना रखी है, 18 एक मिनट की वीडियो बना रखी है, उसको आप देखेंगे तो उससे आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है, किस प्रकार से वो सेवाएं प्रदान की जाती है, इनका शुल्क वगैरह क्या है, ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप कोई सेशन वगैरह बुक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस आपको हमारी टीम को व्हाट्सएप के ऊपर, रेगुलर मैसेज नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालना है कि भाई मुझे ये सेवा का लाभ उठाना है। नंबर दोबारा से बता देते हैं, 9518081745। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो किस प्रकार के दृश्य इनको सामने आए। इनके कई अलग अलग पास्ट लाइफ इन्होंने देखे थे, 3 पास्ट लाइफ इन्होंने देखे थे। तो उसमें से जो पहला पास्ट लाइफ है, जब उसके अंदर ये जाती हैं तो ये देखते हैं कि पुराना कोई समय फील होता है। कहते हैं कि मैं आसमान के नीचे खड़ी हूँ, सुबह का टाइम है, नीचे देखते हैं तो कच्ची जमीन है और सूखी मिट्टी के ऊपर खड़ी हूँ। पैरों में देखते हैं तो पैरों में कुछ पहना नहीं हुआ, मतलब कोई जूता चप्पल नहीं पहना हुआ, लेकिन पैरों में एक चांदी की पायल जरूर पहनी हुई है। फ्रॉक पहनी हुई है क्रीम से कलर की, नो क्रीम येलोइश टाइप हो गई है, ग्रेइश येलोइश टाइप का मिक्स, ऐसा क्रीम का जो फ्रॉक है इन्होंने पहना हुआ है। और ये कहते हैं कि मैं आंगन में हूं, किसी घर का कोई आंगन है और मिट्टी का बना हुआ घर है और उसके आंगन के अंदर मैं पिट्ठू खेल रही हूं। यानी कि बेसिकली पत्थरों से कोई गेम है जो बच्ची खेल रही है और उसके अंदर मग्न है, अपने आप को 9 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में ये देख रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई कच्चा घर है, मिट्टी का बना हुआ घर है, लेकिन घर बड़ा है। तो इस घर में कौन कौन है, पूछा जाता है। तो घर में कौन कौन है, कहते हैं कि घर में मेरी मम्मी है, पापा है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? तो इनको नजर आता है कि भाई मम्मी आई है, मम्मी डांट रही है। क्यों डांट रही है? कह रही है कि दिन भर खेलती रहती है, कोई काम धाम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। तो कह रही है मेरे को डांट पड़ रही है। मम्मी कह रही है बस मैं खेलती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। 2 और बच्चे हैं। तो एक इनको नजर आता है कि एक 5 साल का बच्चा है, इनका भाई है। एक दूसरा 1 साल का एक बच्चा है। कह रही कि जैसे कपड़े का झूला सा बना देते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, और ये है। और तो हम पूछते हैं कि भाई मम्मी से कैसा रिश्ता है, तो कहती है मम्मी से रिश्ता ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा से रिश्ता कैसा है, सब अच्छा है। तो ये जो लाइफ इनके सामने आती है, छोटा सा जो दृश्य ये नजर आता है कि भाई ठीक ठाक घर के अंदर हैं, पुराने जमाने में ऐसे ही घर होते थे। तो हम काफी इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या कोई परेशानी है, तो कोई परेशानी इनको नजर ही नहीं आ रही होती है। तो ये लाइफ कुछ ऐसी होती है कि इनकी पिछली लाइफ जो है, उससे पिछली लाइफ जो है, उससे भी एक पिछली लाइफ है, वो इनको अभी नजर आ रही होती है। अभी से 2-3 लाइफ्स पीछे होते हैं ये, उसके बाद धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे। अच्छा, तो भाई इनको हम बोलते हैं कि भाई पहचानो कौन है, जो प्रोसीजर होता है वो करते हैं। तो इनको नजर आता है कि जो इनकी माता जी हैं
उसको ये देखते हैं कि इनकी पास्ट लाइफ की माँ इनकी छोटी जो बेटी है अभी, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसके रूप में देखते हैं कि भई ये इनकी वो हैं। अच्छा, पिताजी को देखते हैं। पिताजी को देखते हैं तो इस जन्म के पिताजी इनके नज़र आते हैं कि जो इनके पिताजी थे, वो नज़र आते हैं पास्ट लाइफ के अंदर। 2 बच्चे हैं, जो बड़े वाला बच्चा है 5 साल का, उसको ये अपने बड़े बेटे के रूप में देखते हैं और एक दूसरा बच्चा होता है, वो इनको ऐसा नज़र आता है कि इन्हीं के परिवार में कोई बच्ची है और कोई रिश्तेदारी के अंदर, उसको ये देखते हैं कि भई दूसरा बच्चा वो है, दोनों इनके भाई-बहन हैं और बस हम पूछते हैं कुछ परेशानी है क्या? किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट बन रहा है क्या? कुछ नहीं, राज़ी-खुशी सारा जीवन इनको नज़र आता है कि भई बड़े हो गए, शादी हो गई, हम सब मैं अपने घर चली गई, ये सब। तो इस जीवन के कैरेक्टर्स इनको नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी परेशानी जो है इनको नज़र नहीं आ रही। सब सही है, सब अच्छा है और फिर हम पूछते हैं कि भई मृत्यु कैसे हो रही है? तो ये बताते हैं कि मैं तो बुड्ढी अम्मा हो गई हूँ। 80 वर्ष की आयु के अंदर अपने आप को देखती हैं, खाट पे लेटी हुई हैं और बुढ़िया है और उसके प्राण निकल रहे हैं, आस-पास बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ऐसा है और बस सब लोग थोड़ा शोक में हैं कि भई बुजुर्ग हो गए थे, चले गए। तो हम बोलते हैं कि भई ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आपने किसके जीवन के अंदर आपने किसको कैद किया, आपने किसको दुःख दिए? ये कह रही है कोई दुःख है ही नहीं, ठीक है सब कुछ, नॉर्मल लाइफ़ है। तो भई ये सब होता है, तो इनकी मृत्यु के दृश्य के बाद वापस से इनको इनके गाइड के पास भेजा जाता है। तो गाइड के पास भेजा जाता है और पूछा जाता है कि महाराज बताइए ये तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही दिखाई नहीं दे रही, फिर इस जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं? तो गाइड का इनको ये कहती है कि बहुत तेज आवाज़ आई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे को भुगतना है, तुमने पाप किया है, तुमने बहुत घोर पाप किया है। अच्छा, क्या घोर पाप किया है? तो काफ़ी देर तक ये पूछते रहते हैं, तो यही आता है कि गाइड बार-बार बोल रहे हैं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो होना ही चाहिए था। तुमने अक्षम्य अपराध किया है, तुमने बहुत घोर पाप किया, बहुत घोर पाप किया। यही जो इनके गाइड हैं, इनको बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता, बता नहीं रहे होते। तो गाइड से फिर पूछा जाता है कि, "महाराज, आप क्या दिखा सकते हैं?" तो और गाइड से पूछा गया कि, "भई, ये वाले जीवन में तो कुछ" तो इन्होंने कहा कि, "ये वाला जीवन नहीं, इस जीवन के बाद जीवन हुआ उसमें तुमने घोर पाप किया है। तो क्या घोर पाप किया है? तो फिर जो गाइड हैं, वो इनको एक दूसरी लाइफ में तो जैसे हमने बताया कि ये 3 लाइफ़्स पीछे थे अभी, उसके बाद एक लाइफ हुई, जिसके अंदर कुछ बहुत बड़ी गलती इनसे हुई, वो उस वाले जीवन के अंदर फिर जो गाइड हैं, उन्होंने इनको भेजा। प्यारे भाइयों और बहनों, फिर गाइड जो हैं, इनको एक दूसरे जीवन के अंदर भेजते हैं और जैसे ही ये दूसरे जीवन के अंदर जाते हैं, तो पहले ही दृश्य में ये देखते हैं कि ये लगभग 30 वर्ष की आयु के पुरुष हैं। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत डार्क है ना? ये अपने आप को ऐसा देखते हैं कि भई ये एक एक अफ्रीकन व्यक्ति हैं, जिसने अपने लेफ्ट हैंड में ताबीज़ पहन रखा है और ये देखते हैं कि इनके पास एक रोलर टाइप मशीन है, जिसको ये घुमा रहे हैं, मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं और उसके अंदर ये कुछ फ्लैट कर रहे हैं, फ्लैट मतलब कोई जैसे उसको पतला कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। मुझसे पूछते हैं कि भई ये क्या है? क्या फ्लैट कर रहे हो? तो ये बताते हैं कि मैं एनिमल्स की चमड़ी काट रही हूँ और चमड़ी को काट करके उसको फ्लैट कर रही हूँ। चमड़े का मेरा काम है, लेदर का काम है, वो कर रही हूँ। अच्छा, खुद ही बोलते हैं ये कि भई हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, अफ्रीका में कहीं रहती हूँ और कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आस-पास बहुत सारे शिकारी होते हैं। शिकारियों का कोई कम्युनिटी होती है, जो कि ये लेदर को बेचने का काम करते हैं। तो हमने इनसे पूछा कि आप भी शिकारी हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं तो मशीन वाला हूँ। और कहते हैं कि मेरे यहाँ पे ये जो रोलर जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, ये केवल मेरे पास ही है। तो जो शिकारी हैं, वो जानवरों को मार करके मेरे पास लाते हैं और फिर मैं पहले उनकी चमड़ी निकालती हूँ और चमड़ी निकाल करके कुछ ऐसा होता है कि मांस उनको दे दिया जाता है, मार करके पशुओं को और जो चमड़ी ऊपर की कोई लेयर होती है, वो ये निकालते हैं और फिर वो शिकारी जो है इनके पास छोड़ करके जाते हैं, मशीन के अंदर ये फिर उसको फ्लैट करते रहते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो बस ये कहते हैं कि बस मशीन मेरे पास है, तो आस-पास के जितना भी शिकार होता है, वो सारे जानवर मेरे पास लाए जाते हैं। आगे
इनको एक दृश्य दिखाई देता है कि एक औरत है जो कि इनसे पैसे मांगने के लिए आई है। एक और अफ्रीकन महिला इनके पास आती है। तो ये कहते हैं कि भई मैं उसके पैसे वापस नहीं दे रहा हूँ। क्यों वापस नहीं दे रहा हूँ? कह रहे पैसे वापस कहाँ से दूँगा? पैसे है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। मेरे पास तो खाने की भी लाले हैं। तो हम इनसे कहते हैं कि भई आप तो कह रहे हो कि भई सारे शिकारियों का काम आपके पास आता है, भई आप ये चमड़ा-चमड़ा निकालते हो, जो भी कार्य करते हो तो पैसा नहीं मिलता इसके अंदर। तो ये कहते हैं कि उतना शिकार है नहीं आजकल और कह रही हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाला काम नहीं है, मतलब मैं बहुत ये छोटे दर्जे का काम माना जाता है हमारे यहाँ पे भी इसको। तो और कह रही हैं कि मुझे कुछ ख़ास मिलता नहीं है और ये कह रही है कि ये औरत कह रही है कि अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मशीन ले जाऊँगी फिर, है ना? कि भई मशीन तो मेरे को मिले। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है घबराया हुआ हूँ और उससे मेरी बहस हो रही है बहुत ज़्यादा और ये कहते हैं कि भई मैं तो कैसे वो करूँगा? तो अच्छा फिर ये कहते हैं कि भई ऐसे झगड़े-झगड़े के अंदर कुछ ऐसा होता है कि भई इनके पास जो धार वाली चीज़ होती है जिसको यूज़ कर रहे होते हैं, कोई चाकू टाइप होता है, तो उससे गुस्से-गुस्से के अंदर जो है वो जो महिला इनसे उधार माँगने के लिए आई हुई थी, उसके ऊपर ये प्रहार कर देते हैं और इतना तेज़ इनका प्रहार होता है कि एक ही वार से वो जो महिला है वो खूनम-खून हो जाती है, वो गिर जाती है और गिर कर के जो है उस महिला की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब ये देखते हैं कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या करूँ? कह रहे हैं सोचते-सोचते मुझे ऐसा नज़र आता है कि मेरे 2 बच्चे हैं वहाँ पे और जैसे मैंने मारा तो बच्चे बाहर खेल रहे थे और खेल करके वो अंदर आए हैं मतलब जैसे चीख रही थी वो मरते समय, है ना? थोड़ा एक स्कफ़ल भी हुआ। तो कह रहे हैं कि ये लकड़ी का कैबिनेट सा नज़र आता है, जैसे वो होता है ना जंगलों के बीच में लकड़ी का घर सा बना लेते हैं, कारखाना सा बना लेते हैं, बस एक ही कमरा। कह रहे वहीं पर ही रहते भी हैं हम लोग, तो कह रहे ऐसा नज़र आ रहा है और मेरे मांस काटने के वो रोलर 2 रोलर्स हैं, उसकी मशीन एक तरफ, ये महिला लथपथ खून से नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसकी साँसें जो हैं वो उखड़ रही हैं और कह रही है मेरे दोनों बेटों ने आकर के देख लिया कि मैंने इसकी हत्या कर दी है। अब जो दोनों बेटे यहाँ पे आए हैं, कह रहे वो देख कर के वो बहुत ज़्यादा दहशत के अंदर चले गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन मैंने एकदम से जो है जाकर के दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करके कह रहे एक-एक करके मैंने अपने दोनों बेटों को भी मार दिया और बेटों को मारने के बाद ये ऐसा देखते हैं कि उसी सेलर के अंदर, उसी एक कमरे के अंदर जहाँ पर वो महिला मरी पड़ी है, अब जो इनके बेटे हैं, उनके भी दोनों के इन्होंने गले काट दिए। वो दोनों बच्चे भी नीचे गिरे पड़े हैं, खून में लथपथ हैं और इस कमरे के अंदर ये देखते हैं कि अपने आप को फांसी लगा करके जो है लटक रहे हैं छत से, फांसी लगा करके लटक रहे हैं और फिर ये देखते हैं कि भई वो तीनों खून से लथपथ हैं और फांसी लगा करके ये मर गए हैं और बस इनको बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो तीनों आत्माएँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके ऊपर और इन्होंने भी मतलब अपनी जो है आत्महत्या जो है इन्होंने कर ली। तो यहाँ पर फिर गाइड से पूछा जाता है कि भई ये कौन है? हालाँकि अब ये जो तीनों लोग हैं दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि कौन हैं। तो आप वीडियो पॉज़ करें, कमेंट करके बताएँ आपको क्या लगता है जिस महिला को मारा और जो 2 बच्चे हैं कौन है वो? तो आपने अपने कमेंट्स डाल दिए होंगे। तो हाँ, तो जो महिला इनसे उधार माँगने के लिए आई थी, उसको इन्होंने देखा कि वो इनके इस जीवन की ननंद है, जिसका पैसा इन्होंने नहीं दिया था। जो दोनों बच्चे हैं जिनको मारा, उनको इन्होंने देखा कि बड़ा वाला बच्चा इस जीवन का बड़ा वाला बेटा है और पिछले जीवन में जिस छोटे बेटे को मारा, वो इस जीवन में छोटी बेटी है। क्यों मारा? बच्चों को क्यों मार दिया? क्या बच्चे क्राइम को रिपोर्ट करने वाले थे? हमने पूछा। हमने कहा, "आप इतने नकारा हो, आपसे गलती होगी तो उठा कर के बच्चों को मार दिया।" तो ये कहते हैं कि नहीं यार, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा था, मतलब मैं उनको इनफ खाना नहीं दे पाता था। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। मतलब जो दोनों बच्चे अंदर आए भी थे ना उस सेलर के अंदर, उसका इन्होंने बताया था कि उनकी हड्डियाँ निकल रही थी, ऐसा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा वीक थे मेरे बच्चे। तो कह रहे हैं कि एक तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था उनको, ना मेरे पास ठीक ठीक ना मेरे पास घर था रहने का, ना मेरे पास खाना था देने के लिए बच्चों को, ना खाना था, ना घर था। कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर से ये हो गया, तो कह रहे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और कह रहे मैं पहले ही अपने जीवन से बहुत परेशान चल रहा था।
गरीबी से बहुत परेशान चल रहा था, जिसके चलते कह रहे मैंने इनको मार दिया और फिर मैंने आत्महत्या भी कर ली। अब यहाँ पर गाइड के पास वापस जाया जाता है, तो गाइड इनसे पूछते हैं, इनको कहते हैं कि ये जो तुमने अक्षम्य अपराध किया, इन आत्माओं के जो तुमने प्राण लिए, और सॉरी, इससे पहले वो कहते हैं कि भाई प्राण तो नहीं लेने चाहिए थे, उसके साथ साथ गाइड इनको ये बोलते हैं कि भाई ये जो तुम काम करते थे, तुम्हारे इस जीवन के अंदर तुम काम ही तुमने पूरा जीवन भर जीव हत्या का किया है ना। शिकारी जो है पकड़ पकड़ करके तुम्हारे पास ला रहे हैं और तुम चमड़ा निकाल रहे हो। तो यहाँ पे गाइड को रोक करके हम पूछते हैं कि लेकिन महाराज, ये तो प्राण नहीं ले रहे थे ना जानवरों के, तो इसके ऊपर प्राण तो शिकारी ले रहे थे। तो यहाँ पे जो इनके गाइड है उन्होंने बताया कि शिकारी तो शिकार करते थे, एक शिकारी ने किसी जीव का शिकार किया, उसके ऊपर उसका भार तो आया, लेकिन इसके ऊपर तो इलाके के सभी शिकारी जो जीव हत्या कर रहे थे, वो लेकर के तो इसी के पास आते थे, इसी के माध्यम से तो वो काम चल रहा था। तो कह रहे हैं जितना भार इनके आसपास के, अगर मान लो 100 शिकारी होंगे उस जगह पे, या 10-15 शिकारी होंगे, जो भी होंगे आसपास के, जितना भार उन 10-15 शिकारियों के ऊपर अलग अलग है जीव हत्या करने का, उसका अकेले का अक्यूमुलेटेड भार इसके पास है, क्योंकि वो सब इसके पास आते थे, है ना। इसके ऊपर उन सभी जीवों की हत्या का भार है इसके ऊपर। तो इसी चीज को गाइड बार बार कह रहे थे कि एक तो तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम बहुत पाप करते थे। तो फिर यहां से गाइड से हम पूछते हैं, अब क्या होता है दोस्तों कि पूछना होता है ना, ताकि एग्जैक्ट क्लैरिटी आए, और बेटर है कि जो क्लाइंट पीएलआर करा रहा है उसको गाइड ही बताए, है ना। तो गाइड से हम ये पूछते हैं कि महाराज ये आप बताइए कि ये देख रहा है कि ये इतना ज्यादा गरीब है, उधार के पैसे नहीं चुका पा रहा, तो जो काम इसके पास आएगा वही तो करेगा ना। तो दोस्तों गाइड ने इनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला, इस चीज के अंदर जवाब आया इनके पास कि भाई ऐसा काम करने से बढ़िया तो भीख मांग करके तू अपना पेट पाल लेता, भीख मांग लेता, बच्चों को भीख मांग करके जो है रोटी खिला देता। हालांकि भीख मांगना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन गाइड ने कहा कि ऐसा काम करने से बढ़िया तो भीख मांग लेता, तो वो ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक तो तुमने इतने सारे जीवों की हत्या करी, और उसके बाद जो है ये सब कुछ हुआ। तो फिर गाइड से पूछा गया कि महाराज, तो फिर इस जीवन के बाद फिर अभी ही जो जीवन है वो ले रहे हैं, मतलब अब जो है इनका जीवन नजर आता है ना। तो गाइड ने कहा कि नहीं, अभी के जीवन में और ये जो चमड़े वाला जीवन था, इन दोनों के बीच में एक जीवन और है, वो अभी और देखना है, वो अभी और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गाइड से पूछा जाता है कि भाई इनके पति क्यों परेशान है फिर। हालांकि गाइड ये बताते हैं कि जो इनके पति है उनका इतना हिसाब किताब नहीं है इन तीनों आत्माओं से, हिसाब किताब इनका है ना। तो एक और लाइफ जो है, जो अभी करंट लाइफ से जस्ट पहले वाली लाइफ थी, वो भी जो है इनके स्पिरिट गाइड इनको दिखाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये फिर अपना ये तीसरा वाला पास्ट लाइफ देखते हैं, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंट वाला इनका लाइफ है, तो उसके अंदर क्या दृश्य जो है वो इनको नजर आते हैं। देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही बड़ा सा घर है, पक्का घर है। और घर क्या है, कहते हैं कि भैया घर नहीं है, हवेली है, मैंशन है। और कहते हैं कि मैंशन की जो वाइब है वो ऐसी वाइब है कि जैसे फॉरेन में कहीं हो। अपने आप को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं एक लड़की हूं जो कि लगभग 19-20 वर्ष की मेरी आयु है। मैं एक अंग्रेज लड़की हूं। एक बहुत ही सुंदर सा व्हाइट कलर का ड्रेस मैंने पहना है, और ये कहने कि मेरे सर पे एक हैट है। हैट को थोड़ा हटा करके देखती हैं तो ये बताती हैं कि मेरे सारे गोल्डन बाल हैं। सो वाइट ड्रेस विद अ हैट, और पैरों के अंदर लंबे लंबे काले रंग के लेदर के शूज इनको नजर आते हैं। लेदर के शूज नजर आते हैं दोस्तों, तो एक बहुत ही विशेष चीज नजर आती है कि इन लेदर के शूज के नीचे एक इंडियन महिला है, जिसको ये कहती है कि मैं अपने पैरों से मार रही हूं। लेदर के शूज है और लेदर के शूज के नीचे एक औरत है जिसको ये बार बार अपने पैरों से हिट कर रही है। उसको जैसे वो पैर मारते हैं ना, मारते जाते हैं, ऐसे मार रही है। ये देखती हैं कि भाई वो जो महिला है वो बहुत रो रही है, बहुत परेशान है। तो हमने इनसे कहा कि भाई कैसी दिखती है, क्या है, तो ये बताते हैं कि भाई ये जो महिला है इसने एक मटमैले से रंग की साड़ी पहनी हुई है। और क्यों मार रही हूं, कह रहे मार इसलिए रही हूं क्योंकि इसने कोई चीज चुराई है, और मुझे चोरों से सख्त नफरत है। मैंने कहा अच्छा।
मतलब आप ब्रिटिश हो, इंग्लैंड में रहने वाले हो, और आपको चोरों से नफरत है। मतलब क्या आयरनी होती है ना, है ना? तो कह रही मुझे चोरों से नफरत है। तो अम, खैर, तो ये कहाँ से आ गई यहाँ पे? तो ये इंडिया में है। कह रही नहीं, मेंशन इंडिया में नहीं है, ये तो इंग्लैंड में ही है, हम लोग ब्रिटिश हैं। तो कह रहे मेरे जो पापा हैं, इनके जो पिताजी हैं, कह रहे वो बहुत बड़े कोई अफसर हैं इंडिया के अंदर, इज एन ऑफिसर। और कह रहे हैं कि हम इंडिया में थे, मेरे पापा पोस्टेड थे वहां पे 10 साल तक। तो इंडिया से हम वापस आए हैं, तो इसको मैं अपने साथ लेकर के आई। तो ये औरत और इसके साथ कुछ और नौकर हैं, जिनको ये लेकर के आई है वहां से। अच्छा, तो क्यों लाई है नौकरों को? कह रही बस ऐसे ही नौकर थे, नौकर पसंद थे मुझे, इसका काम पसंद था इंडिया के अंदर, तो ले आई हूं मैं। तो ये उसकी तरफ देखती हैं, तो वो जब ये हमें बता रही होती कि मैं इसको लेकर के आई हूं, तो नौकरानी जो पिट रही है वो पिटते पिटते कहती है कि लेकर के नहीं आए हो, जबरदस्ती हमारे को हमारे देश से यहां लेकर के आए हो, काम करवाने के लिए। और यहीं पर ही गुस्से वाली आंखें नजर आती हैं, और ये आंखों से नौकरानी को पहचान जाती हैं कि इस लाइफ में कौन है ये। तो आप भी पहचान गए होंगे, है ना? अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अगर ये ऐसे चोरों चकारी करती थी तो मतलब कोई बात नहीं, कर दिया, छोड़ दो। तो कहती है इसने पहले भी किया है। पहले भी क्या किया? तो ये कहती है कुछ कुछ जो कीमती चीजें होती है ना, इसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, जब से इंग्लैंड में आई है, कह रही है उसको उठा करके ये अपने कॉटेज में ले जाती है। पता नहीं करेगी क्या, इसको यहाँ पे कुछ पता तो है नहीं। इसकी जिंदगी सिर्फ इसी मेंशन के अंदर है, बाहर का इसको कुछ नहीं पता। तो ये चुरा करके करेगी क्या? कह रही मेरे को तो समझ में ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम है इसकी, ये पागल हो गई है, क्या हो गया है? और ये कहते कि इंडिया में नहीं करती थी ऐसे, यहां पर ही आकर ये कर रही है। कहाँ रहती है? तो ये कहती है हमारा जो मैंशन है उसके पीछे हमारे जो नौकर्स हैं, जो हमारे सर्वेंट्स हैं, उनके लिए कुछ हम लोगों ने कॉटेजेस बनाए हुए हैं, तो ये वहां पे रहती है। अच्छा, फिर इनको ऐसा नजर आता है कि भाई वो जो महिला है वो काफी उस पे ये अत्याचार वगैरह करते हैं, और ये फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई अब इसको ले आया तो अब इसको पालना भी पड़ेगा। तो इंडिया में वो नौकरानी बहुत पसंद थी, लेकिन इंग्लैंड ला करके नौकरानी पसंद आना जो है वो बंद हो गई। अच्छा, फिर और क्या है वहां पे? तो कहती हैं कि मेरे जो पापा हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी क्वीन। तो कहते हैं कि भाई ही वॉन्ट्स यू टू बी क्वीन, आप कोई राजकुमारी वगैरह हो क्या? तो ये कहते हैं कि ऐसा है कि हमारा जो परिवार है, इंग्लैंड के अंदर भी जैसे बहुत सारे राजवंश के लोग होते होंगे, तो कह रहे हम लोग रॉयल फैमिली में से कोई हैं। मेरे फादर बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर थे, हैं मतलब अभी भी। तो कह रहे हैं कि बहुत हमारे पास बहुत बड़ी एस्टेट है। तो कहते हैं कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पापा चाहते हैं कि उनकी जो पूरी एस्टेट है उसकी मालिक मैं बन जाऊं आगे चल करके। तो कह रहे मेरे पापा कई बार ऐसा बोलते हैं कि मेरा सब कुछ तो जो मेरी जो प्रिंसेस है वो संभालेगी। मतलब वैसे प्रिंसेस नहीं है, लेकिन पापा के लिए प्रिंसेस है। अच्छा, पापा को देखते हैं तो थोड़ा आप ये भी अंदाजा लगाइएगा कि पापा कौन होंगे। और पापा की जो पावर है, पापा की पावर की वजह से ही इतने सारे नौकर थे इंडिया में। और पापा पावरफुल था, इसी की वजह से उनकी जो लाडली बिटिया है, ये भारतीयों को अपना गुलाम बना करके इंग्लैंड ले गई है, और वहां पे जाकर के अपनी मर्जी का काम उनसे करवा रही है ना? उनको गुलाम रखा हुआ है, तो पापा की पावर की वजह से ही कर पा रही है। जो बड़े कोई अंग्रेजी अफसर हैं, और रॉयल फैमिली से भी उनका कुछ ब्लड लाइन जो है वहां से आता है उनका। अच्छा, घर के अंदर ये कहती हैं कि भाई एक लड़का है जो मुझे नजर आ रहा है, वो ब्रिटिश लड़का है, और कह रहे नजर आ रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। क्यों पसंद नहीं करता? कह रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। कह रही उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि मेरे पापा मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि भाई कौन है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि भाई वो इनका ना छोटा भाई है। ये लगभग 19 वर्ष की हैं और वो 14-15 वर्ष का है। और ये कह रहे हैं कि मेरे भाई को ये लगता है कि सब कुछ उसको मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज द बॉय। और मेरा भाई जो है वो मेरे पापा को डिस्पाइज करता है, ही डजंट लाइक माई फादर। क्योंकि उसको ये है कि भाई इतना ज्यादा वो कर रहे हो तो मेरे को भी तो पैदा किया है। तो कहते हैं कि मेरे को ये, उसको अंदर ये थॉट है कि भाई मैं क्यों बांटूं इसके साथ, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, इस चीज का है। और कह रही हैं, जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, और मुझसे जब तब देखो लड़ता झगड़ता रहता है। फिर हम देखते हैं कि भी आगे क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि आगे देखो क्या हो रहा है। तो उनको अगले दृश्य में ऐसा नजर आता है, मतलब सीन चेंज होता है।
तो अगले दृश्य में क्या हो रहा है पूछते हैं तो इनको नजर आता है कि ये मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं? तो जब इनकी मौत हो रही होती है, इनको वही नौकरानी इनकी तरफ देखती हुई नजर आ रही है, कि इनको देख रही है, और बहुत ही क्रोध, बहुत ही आक्रोश है उस नौकरानी की आंखों में। और वो नौकरानी जो है सामने खड़ी है, और ये इनका एक बहुत ही सुंदर था द क्वींस बेड। वो बड़े बड़े होते हैं ना, किंग साइज बेड, क्वीन साइज बेड बोलते हैं। बड़ा सुंदर सा इनका बेड है, उसके ऊपर जो है इनको खून की उल्टियां हो रही है। नौकरानी खड़ी है, देख रही है। और सिर्फ नौकरानी खड़ी होकर के नहीं देख रही है, ये ऐसा देखते हैं कि जिस बेड पर ये मर रहे हैं, उससे जब इनकी नजर जाती है, जैसे दरवाजा होता है ना, कमरे का जो दरवाजा होता है वो खुला हुआ है, उसकी तरफ देखते हैं तो इनको दूर ऐसा नजर आता है कि जो इनका छोटा भाई है वो भी देख रहा है इनको मरते हुए। और वो देख रहा है और वो कुछ कर नहीं रहा है। जब इनको खून की उल्टी ज्यादा होने लगती है तो इनको अचानक से नजर आता है कि जो नौकरानी है वो भाग गई है वहां से, तेजी से वो भागी है, भाग करके निकली है। और जब नौकरानी वहां से निकल करके भाग गई, तो इनका भाई, छोटा भाई, धीरे धीरे कदमों से चल करके इनके पास आ रहा है, और इनके आकर के इनकी आंखों में देखता है, और इनके कानों में फिर जैसे पास में जाता है, ये बेड पे खून की उल्टियां कर रही हैं, उनको बचाने के बजाय उनके कान में बोलता है कि मैंने देख लिया था कि उस नौकरानी ने तुम्हारे जूस में कुछ मिलाया, लेकिन तुम मेरा हक मारने वाली थी, इसलिए मैंने उसको नहीं रोका। तो सॉरी बहन, तुम्हारे को मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम मरोगी तो सब कुछ मुझे मिलेगा। ऐसी बातें करके, और देखते हैं कि बस इनको हो रहा है, दम घुट रहा है, दम घुटते 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 इनके जो प्राण हैं वो चले जाते हैं। अब दोस्तों, इस लाइफ के अंदर जो सारे कैरेक्टर्स इनको नजर आते हैं, वो कैरेक्टर्स के अंदर आप समझ ही गए होंगे। जो नौकरानी है उसको ये अपनी ननंद के रूप में देखते हैं। जो इनको छोटा भाई नजर आता है उसको ये अपनी छोटी बेटी के रूप में देखते हैं। इस जीवन में जो छोटी बेटी है उसको देखते हैं कि वो भाई था जिसने मार दिया, मतलब जिसने डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन नौकरानी मार रही थी तो उसने कुछ किया नहीं। फिर इसको जो अपने पिताजी नजर आए थे, पिताजी जो कि अफसर थे, जो भारत से नौकरों को लेकर के आगे बेटी के कहने पे, उस पिता को इन्होंने अपने पति के रूप में देखा। इस जीवन में जो इनके पति हैं उसको इन्होंने देखा कि इनके पिता थे। तो दोस्तों, अब यहां से क्या क्या चीजें समझ में आ रही थी, कुछ एक तो ये समझ में आ रहा था दोस्तों कि भाई, एक ना इंसान का नेचर है, किसी का नेचर है मारपीट करने का, अत्याचार करने का। भाई भले ही इनको अपनी कितनी भी दरिद्री नजर आ रही हो इससे पिछले वाले जीवन के अंदर, कि भाई हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने इसलिए अपने बच्चों को मार दिया, लेकिन एक ना आत्मा के अंदर की पुकार होती है कि वो काम कर रहे हैं, मार काट करने का, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, और उससे अपना पेट पाल करके राजी हैं, है ना? तो दिख रहा है कि एक अत्याचार करने से कतरा नहीं रहे हैं, और फिर मार भी दिया था, बच्चों को भी मार दिया था। तो एक कोल्ड ब्लडेड जो इंसान होगा, है ना, वही मतलब ऐसे हिम्मत कर पाता है कि अपने बच्चों को कोल्ड ब्लड में मार दे। चाहे कोल्ड ब्लड मतलब कि चाहे परेशान था, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और बहुत अपने अंदर जो इंसानियत है मरी हुई चाहिए, तब इंसान कर पाता है ऐसी चीज, है ना? पिछले लाइफ की बात करें, फिर ये वाली जो ये अंग्रेज थी, अंग्रेज लड़की थी, ये वाली जो लाइफ दिखाई दी, उसके अंदर जो हमारे को समझ में आया दोस्तों वो ये है कि जो इनकी ननंद है, जो जस्ट पिछले लाइफ के अंदर इनकी वो जो सर्वेंट थी, शायद उस आत्मा को बार बार संकल्प आता होगा चीजों को चुराने का, क्योंकि इससे पिछली लाइफ के अंदर इन्होंने उससे उधार ले रखा था, उसको पैसा वापस नहीं दिया था। तो उस आत्मा के अंदर बार बार पुकार आती होगी कि भाई मैं इससे लेकर के अपने पास रख लूं। जबकि वाकई में अगर सोचा जाए तो वो तो वहां पे गुलाम थी ना, और वो तो कॉटेज के अंदर रहती थी, इनकी प्रोवाइड करी हुई चीज, वो चीजों को बेच तो सकती नहीं थी, उसका कुछ कर तो सकती नहीं थी, तो क्यों चुरा रही थी? क्योंकि अंदर से पुकार आती है दोस्तों आत्मा को कि भाई मुझे वो वापस लेना है, इसीलिए ऐसे ही हिसाब किताब बनते हैं। और इनकी मारपीट से, और जो ये जिस प्रकार से इन्होंने उनके साथ किया, उस चीज के चलते इनके हिसाब किताब और ज्यादा बन गए। फिर देखा जाए कि पिछले जीवन के अंदर इनको कोल्ड ब्लड के अंदर नौकरानी ने मार दिया, लेकिन उसको भी तो उससे पिछले जन्म में इन्होंने मारा था। और जो इनके बच्चे हैं, अपने बच्चे थे दोनों, उनकी भी इन्होंने हत्या कर दी थी, शायद इसी वजह से पास्ट लाइफ में जो इनकी छोटी बेटी है, जब वो इनका छोटा बेटा था, तो ये होते हुए उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि
उससे पिछली लाइफ में भी तो उसने यही एक्सपीरियंस किया था ना कि इन्होंने उसको मार दिया था और वो कुछ उसने कुछ किया नहीं था। तो इस लाइफ के अंदर भी जब रिवर्स हो गई बात, जब नौकरानी ने इनको मारा तो शायद तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उसके अपने अंदर अपने उनको भी तो मारा था, तो उसकी भी शायद वो गुस्सा था उस आत्मा के अंदर, है ना? बड़े वाला जो इनका बेटा है दोस्तों, मतलब ये तो छोटी बेटी थी, जो छोटा भाई था वहां पे। बड़े वाला जो बेटा है उसका इस वाली पास्ट लाइफ के अंदर कुछ वो नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, लेकिन शायद जो तकलीफ इनको बड़े वाले बेटे से मिल रही है, ज्यादा तकलीफ अभी शायद इसीलिए छोटी वाली बेटी से उतनी तकलीफ नहीं है, होमवर्क फिर भी कर दिया। बड़े वाला बेटा जो बेड वेटिंग करता रहता है करता रहता है करता रहता है, शायद उससे ज्यादा तकलीफ इसीलिए मिल रही है क्योंकि उसने अपने वाला बदला भी ठीक से लिया नहीं है ना? और दोस्तों जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीजें दिख जाती हैं, मेन मेन इवेंट्स दिख जाते हैं। लेकिन अब एक जीवन बहुत लंबा होता है ना? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं? इंसान जो अत्याचारी प्रवृत्ति का हो जाए, जो सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, लालची हो जाए, वो हर क्षण या हर रोज दूसरी आत्माओं को दुख देते हैं। तो बिल्कुल पूरा पता लग जाना कि एग्जैक्टली क्या-क्या हुआ, ये तो संभव नहीं होता। लेकिन मोटे-मोटे इवेंट्स जो हैं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के अंदर सामने आ जाते हैं। तो शायद हमें लगता है कि बड़े वाले बच्चे का इसलिए ज़्यादा दुःख उसकी वजह से मिल रहा है क्योंकि शायद उसका बदला पूरा नहीं हुआ। और जो काम वाली थी पास्ट लाइफ के अंदर, जो गुलाम लेकर के आए थे, उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि उससे पिछले जीवन में उसको मारा था, फिर उसने मार दिया तो बदला बराबर हो गया। लेकिन जब किसी को आप गुलाम बना लेते हो, अच्छा एक और बहुत विशेष चीज़, आप देखो उसको गुलाम बना करके लाए, तो गुलाम क्या होता है? गुलाम के पास मर्ज़ी नहीं होती, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट तुम भूल ही गए बात है ना? मर्ज़ी नहीं होती। इसीलिए उस आत्मा ने इस जीवन के अंदर जो इनसे छीन रखा है, इनकी मर्ज़ी छीन रखी है, इनके पास मर्ज़ी नहीं है। ट्रैप कर रखा है इनको, है ना? तो जो वो फ़ील करते होंगे वो इनको फ़ील करा रहे हैं, है ना? तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिसाब-किताब होते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों ये हिसाब-किताब देख कर के बहन को समझ में आ गया। गाइड से पूछा कि अब क्या करो? तो गाइड ने कहा कि सेवा करो सेवा, ज़्यादा कंप्लेंट मत करो, सेवा करो और साधना करो। मतलब साधना में भी क्या होता है कि इन आत्माओं से क्षमा माँगो, इनको गुड वाइब्रेशंस दो और सेवा करो। परेशान मत हो कि मेरे में ऐसा क्यों करते हैं, दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ती हैं, क्यों मैं इस पागल को मैं झेल रही हूँ, इस सब से बाहर निकलो, सेवा करो। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो परिस्थिति है, उसका कारण भी तुम हो। छोटी बच्ची गुस्से वाली क्यों है? कारण तुम हो, तुमने मारा था। बड़ा वाला बच्चा बेड वेटिंग क्यों करता है? क्योंकि तुमने ही मारा था, शायद उसी का ही खौफ है, शायद उसी के ही सपने आते हैं उस बच्चे को, है ना? तुमने ही किया था, इसको तुमने ही गुलाम बनाया था, इसकी हत्या भी तुमने ही की थी। तो हमारे जीवन में दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हमारे को ये सिखाते हैं कि जो डीमंस हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, जो राक्षस हमारे जीवन के अंदर आते हैं, अलग-अलग रीति से, भई एकदम से राक्षसी प्रवृत्ति हो गई उनकी। तो अगर कोई राक्षस बन करके हमारे जीवन में हमारे को खाने के लिए आया है, तो उसको राक्षस बनाने के अंदर कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन हमारा ही है। तो हमारे बनाए हुए राक्षस ही हमारे को परेशान करते हैं, तो प्रायश्चित हमारे को ही करना है, सेवा हमारे को ही करनी है और उनको परमात्मा की याद में रह कर के उनको गुड वाइब्रेशन देना, ये हमारे को ही करना है। तो दोस्तों, हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होंगे, बहुत सारे बंधन होंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि बंधनों से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, तो निःशुल्क हम मेडिटेशन का कोर्स है, एक टीम से हम जुड़े हुए हैं, वो लोग करवाते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं और आपके जो कर्म बंधन हैं, मतलब जो हमने तकलीफ दी, उसके एवज में सुख कैसे देना है दूसरी आत्माओं को, इसको अच्छे से सिखाते हैं। है ना? तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। उसका इस्तेमाल करके आप मेडिटेशन ग्रुप के अंदर जॉइन कर सकते हैं। 15 जून से 15 जून 2025 से इस महीने ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर क्लासेस शुरू हो जाएँगी, तो आप इसका लाभ चाहें तो उठा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों जो ये वीडियो हमने शेयर किया इससे आपको शिक्षा मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएँ कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप कैरेक्टर्स को पहचान पाए थे या नहीं पहचान पाए थे। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।